इतिहास के रिवीजन टॉपिक में आपका स्वागत है। हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे। आज जो हमारा दिल्ली सल्तनत पढ़ना है तुगलक वंश के बारे में और सैयद वंश के बारे में, साथ ही साथ लोधी वंश के बारे में जानते चलेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था देखेंगे, समझेंगे यहाँ से क्या आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चलिए देखते हैं और जानते हैं इससे क्या क्या प्रश्न आपके लिए हो सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे तुगलक वंश इसका जो कार्यकाल है 1320 से 1398 तक, ठीक है। और वही 1398 जो न तैमूरलंग न भारत पर आक्रमण करने लगा था, ठीक है। तो तुगलक वंश की मोटी मोटी जानकारी यह है कि खुसरो की हत्या कर दिया गया, ठीक है। 5 सितंबर 1330 को खुसरो की पराजित कर गाजी मलिक तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 दिसंबर 1320 को ना गद्दी पर बैठा। यानी कि खुसरो खां आप जो पढ़े थे पीछे, उसको ना हत्या कर दिया। खिलजी वंश में जो खुसरो खां था उसको हत्या कर दिया, ठीक है। और ये इसका उपाधि हो गया गयासुद्दीन तुगलक। पूरा नाम है गाजी गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये उसका उपाधि हो गया, ठीक है। पूरा नाम उपाधि हो गया, ठीक है। गाजी मलिक कहिए या फिर तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक, उसका ना पूरा नाम हो गया, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा, यानी कि तुगलक वंश का ये संस्थापक हो गया गयासुद्दीन तुगलक। आपको प्रश्न बनेगा कि तुगलक वंश संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ये नाम परीक्षा में आएगा, आपको याद रखिएगा, ठीक है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में अमीरों की भूमि को ना पुनः लौटा दिया, यानी वो जो लिया था ना खालसा मुनि बना था उसको ना ये लौटा दिया, ठीक है। तथा इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। यानी अगर किसानी अच्छा से हुआ, किसान व्यवस्था, तब ना राज्य आगे बढ़ेगा। तो सिंचाई सबसे बड़ा जरूरी है, तो सिंचाई के लिए नहर खुदवाया। तो यहाँ प्रश्न आएगा दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था किया? तो वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। मतलब इसने सिंचाइयों के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया। समग्र नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासन था। तो प्रथम शासन प्रश्न बनेगा ना और आपसे पूछेगा, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त करने वाला वो कौन सा शासक था? तो गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश संस्थापक, ठीक है। कहता है गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर ना तुगलकाबाद, अब यहाँ से प्रश्न आएगा तुगलकाबाद के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक एक नया नगर स्थापित किया। ये ना रोमन शैली में बना था। इसको 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पूछेगा ये जो तुगलकाबाद बना है ना, इसको 56 कोट के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी तुगलकाबाद को ही बोलते हैं 56 कोट, ठीक है। और ये कौन शैली में है? रोमन शैली में, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु ना 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में कर दिया। यानी कि जब वो बंगाल के अभियान से लौट रहा था ना, तो उसका एक व्यक्ति था जूना खां, ठीक ना, बहुत सादे था, दिमाग वाला था, ठीक है। वो लकड़ी का महल बनाया, ठीक, बड़ा बड़ा सिल्ला वाला। और उस रात में राजा आराम कर रहा था और उसी को सिल्ला देवर गिरा दिया, तो मर गया, ठीक है। तो लकड़ी के महल में दब के मर गया। तो क्वेश्चन पड़ेगा दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने से हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। अब कौन मार दिया? जूना खां। दिमाग लगा लिया था वो, ठीक है, इसको मार देना है। अब मोटा मोटा सिल्ली की लकड़ी के बना दिया, अब लकड़ी ढनढना गया, गिर गया देवर, तो उसमें किसका गलती है? ठीक है। तो ये दिमाग लगा के मरा दिया जूना खां, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का राजा था जो लकड़ी से दबने के, यानी लकड़ी के नीचे दब के मर गया, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब उसको तो मार दिया, अब जूनू खां ना अब राजा बनेगा, ठीक है। गयासुद्दीन के बाद उलुग खां, इसको उलुग खां भी कहते हैं, ठीक है। जूनू खां। और उधर पीछे बलवान को बोले थे ना उलंग खां, बलवान को बोला था उलंग खां ऊपर दामाद, इसको भी बोलता है उलुग खां और जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक ने के नाम से। अब इसका नाम हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, अभी हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी कि अब दिल्ली का राजा हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। पहले गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक, अब जूना खां मार दिया, टाइटल ले लिया मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब देखिए, कहता मध्यकालीन सभी मुसलमानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, माने पढ़ा लिखा, विद्वान, बहुत दिमाग वाला था और योग्य व्यक्ति था, ठीक है। मतलब इसके बाद ज्यादा दिमाग था, तब ना उसको लकड़ी के नीचे गिरा के मरवा दिया, आपको फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, राजा भी बन गया, ठीक। तो कहता है कि मध्यकालीन, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा मध्यकालीन भारत में सबसे पढ़े लिखे विद्वान योग्य शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ये विद्वान था, ठीक है। कहता मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजना, सनक भरी उसका दिमाग में एकदम सनकीय वाला योजना रहता था, ठीक है। और क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के ना सुख दुख के प्रति ना उपेक्षा भाव रखने के कारण उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहते थे। तो आपको पूछेगा, ये क्वेश्चन बना है कि दिल्ली के ऐसा कौन सा राजा था दिल्ली सल्तनत में जो स्वप्न पिपासी, पागल और स्वप्नशील राजा था?
मोहम्मद बिन तुगलक यानी क्रूर राजा से क्रूर, ठीक है। तो सत्यशील, पागल और रक्त पिपासु बादशाह किसको कहा जाता है? ये बात बोला था एलिफिस्टन, एलिफिस्टन ये बात बोला था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कि ना पागल है, ठीक है, रक्त पिपासु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए ना अमीर कोही, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अमीर कोही का प्रारंभ किसने करवाया था? हाँ, अमीर कोही का संबंध किसे? कृषि विभाग से। किसे? कृषि विभाग से नामक एक नवीन विभाग की स्थापना किया। तो अमीर कोई के बारे में याद रखिए, परीक्षा में पूछता है, आपसे भी पूछेगा। अमीर कोई का संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से और कृषि विकास का केंद्र है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी ना दिल्ली से हटा करके देवगिरी रखा। और देवगिरी का ही नाम है दौलताबाद। क्या नाम है? दौलताबाद। तो माने पहले था राजधानी दिल्ली, अब लेके चला गया देवगिरी। देवगिरी को ही होता है दौलताबाद। आई ना महाराष्ट्र में, कहा है? तब पहले गुलाम वंश का राजधानी था लाहौर, याद है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय घोड़ा पर से गिर के मर गया बेचारा, ओकर दमाद, ओकर बेटवा आया, बेटवा के मार दिया, ओकर दमाद लेके आया दिल्ली। और दिल्ली से अभी ट्रांसफर कर रहा है, एगो पीछे पर है किलोखरी, पर है ना किलोखरी, अभी दिल्ली से ट्रांसफर कर रहा है दौलताबाद, ठीक है। तो आपको पूछेगा निम्नलिखित में किसकी राजधानी दौलताबाद थी? मोहम्मद बिन तुगलक। थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आ जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दौलताबाद, ठीक है। फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके आएगा बाद में, ठीक है। ये ऐसा काहे कर रहा था? यहाँ की जनता को ना प्रताड़ित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में ना दो पोशाक देता था, एक जाड़े में और एक गर्मी में, ठीक है। यानी जितना भी उसका मलिक था ना, उसको ना दो कपड़ा देता था वो, ठीक है, एक जाड़े में और एक गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद तुगलक के लिए ना ताजे फल खुरासान से एवं पीने के पानी गंगा जल मंगवाया जाता था। यानी डाक व्यवस्था अपना डाक जाती है ना, चिट्ठी जाता है डाक से, पोस्ट ऑफिस से, हाँ, तब ऐसा कहा जाता है उसको पीने के लिए पानी गंगा जल यहाँ से जाता था, बिहार में ना गंगा, यहाँ से, ठीक है, पीने के लिए गंगा जल, ताजा पानी खुरासान से, ठीक है, खुरासान से, ताजे फल खुरासान से। सांकेतिक मुद्रा का अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता बोलता है कांसा सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। अब बर्नी बोलता है कि तांबा का सांकेतिक मुद्रा चलवाया था। धातुओं के न सिक्के चलाए थे। यानी आपको पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा है जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था? सांकेतिक मुद्रा, कथी के? तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था जो सांकेतिक मुद्रा चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिए, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला व्यक्ति था, कहता जिसने मूल्य चांदी के टांके के बराबर था। यानी सांकेतिक जो मुद्रा चलाया था ना, वो टांका के बराबर था, जो चांदी के बराबर होता है। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक और प्रिंस ऑफ मनियार की संख्या दी थी। अब आपको पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि प्रिंस ऑफ मनियार के नाम से कौन जाना जाता है? ये क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि प्रिंस ऑफ मनियार के नाम से कौन दिल्ली के राजा जाना जाता था? घुमा फिरा के पूछे, आप समझ लीजिए, प्रिंस ऑफ मनियार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। ये बात कौन बोला है? एडवर्ड थॉमस। उसको उपाधि दिया है प्रिंस ऑफ मनियार की, ठीक है। कहता सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक मंगोल शासक ने भी किया था। यानी कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक और चीन में कुबलाई खां और गजन खां ने भी सांकेतिक मुद्रा चलाया है, ठीक है। और फिर की यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। कहां से? तो पूछेगा इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से। ऑप्शन में मोरक्को ना रहे ना तो अफ्रीका नहीं पड़ता है मोरक्को, ठीक है। 1333 से ना भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली के ना काजी नियुक्त किया। ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ठीक है, इसे दिल्ली का काजी बना दिया। तो आपको पूछेगा मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इब्न बतूता के, ठीक है। ये कहां से आया था? मोरक्को से। कब आया था? 1333 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसको ना अपना राजदूत बना के ना 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे चीन भेजा था। कहां भेजा था? चीन। कहता इब्न बतूता की पुस्तक रेला परीक्षा में बहुत पूछता है, ठीक है। रेला का लेखक कौन है? परीक्षा में जितना भी आप बैठेगा ना, ये क्वेश्चन रहबे करता है इब्न बतूता के बारे में। रेला का संबंध किसे? रेला का लेखक कौन है, ठीक है। इब्न बतूता कहाँ के आया था? ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप कोई भी उलट के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। रेला के लेखक है इब्न बतूता, मोरक्को से आया था, दक्षिण अफ्रीका में पता है मोरक्को, ठीक है। तो इब्न बतूता की पुस्तक रेला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ना घटनाओं का वर्णन है। इसमें ना अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखी है। इसमें नगारा की भारी ध्वनि पर एक स्त्री को सती होने का ना दृश्य वर्णन किया गया है। यानी नगारा बजा के बताया जाता है कि ना सती है, ठीक है, सती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा किसके समय में नगारा के चोट पर
स्त्री को ना सती होने की दृश्य का वर्णन किया गया है? नहीं, इबन बतूता के रेहला में लिखल है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल में हुआ था। ठीक है, इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान की ना अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी इसमें लिखा हुआ है कि कोई अगर सती होना चाहती है ना तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा राजा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शवी पहली व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया। यानी संस्कृत कथा है उसका फारसी में अनुवाद कर दिया जिया नक्शवी। इस पुस्तक का नाम है तुतीनामा। क्या नाम है? तो आपको पूछेगा तुतीनामा का संबंध किससे था? जिया नक्शवी यानी तुतीनामा के लेखक है जिया नक्शवी। इस संस्कृत की किताब है जिसका नाम फारसी में ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, जिसमें एक तोता एक ऐसी ब्रीनी नायिका को कहानी सुना रहा है जिसका ना पति यात्रा पर गया है। ठीक है, यानी कि ये सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से किसके पुस्तक में एक तोता ऐसी ब्रीनी की नायिका की कहानी सुना रहा है जिसके पति यात्रा पर गए हैं? ये कहां से लिया गया था? जिया नक्शबंदी की पुस्तक तुतीनामा से। जिया नक्शबंदी की पुस्तक तुतीनामा से, याद रखिए। ये सीधा एकदम लाइन है, सेंटेंस है वही किताब का। ठीक है, कहता मोहम्मद बिन तुगलक ने जीन प्रभु सूरी, ये ना जैन धर्म का साधु थे, जैन धर्म के साधु थे जीन प्रभु सूरी। तो आपको पूछेगा जीन प्रभु सूरी का संरक्षण कौन दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक अपने ना राज दरबार में सम्मानित किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ना 20 मार्च 1351 को सिंध जाते हुए ठट्टा के निकट हो गया। ठीक है, ठट्टा के निकट गोडाल जगह है। ठीक है, तो जब वो ना सिंध जा रहा था, ठीक है, घोड़ा पर चढ़ के, तो उसको ना बहुत तेज बुखार हो गया। तो जाते हैं ना बुखार से मर भी जाता है, तो बेचारा वहां में मर गया ठट्टा के निकट। तो आपको पूछेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ठट्टा के निकट। वो जा कहाँ रहा था? सिंध जा रहा था। ठीक है, अब वो जगह है गोडाल। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण में हरियर और बुक्का 1336 में एक स्वतंत्र राज विजयनगर की स्थापना किया। और ये विजयनगर के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे संगम वंश में। ठीक है, वहां पर डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जान लीजिए हरियर और बुक्का दो भाई है जो ना विजयनगर की स्थापना करेगा। तो अगर प्रश्न बनेगा कि विजयनगर का संस्थापक कौन है, तो हरियर और बुक्का। तो हरियर और बुक्का दक्षिण भारत में, अभी पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत यानी उत्तर भारत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कई स्थापना किया? 1336 में। ठीक है, कहता महाराष्ट्र में अलाउद्दीन भवन शाह ने 1347 में स्वतंत्र भवानी राज्य की स्थापना की। तो तभी उसी समय महाराष्ट्र में ना अलाउद्दीन भवन शाह है जो भवानी राज्य की स्थापना किया है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको कि भवानी राज्य के संस्थापक कौन है? तो अलाउद्दीन, हाँ अलाउद्दीन, आप परीक्षा पूरा लिखा अलाउद्दीन हसन भवन शाह, तो इसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन हसन भवन शाह इसी को बोलते हैं। कही 1347 में, यानी एक बार दक्षिण भारत में विजयनगर यानी बहमनी साम्राज्य। ठीक है, देख रहे हैं, तो इसी के समय में ये दोनों स्वतंत्र राज्य बना था। ठीक है, कहता मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी, अब बदायूनी एक इतिहासकार है जो लिखते हैं अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को, इस सीधा ना लाइन परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से ये किसकी उक्ति है? तो यह है बदायूनी की। बदायूनी ये बात लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों को, कहा कि इसको क्या बोलते हैं? पागल बादशाह, रक्त पिपासु बोलते हैं ना। अब तुरंत जनता को परेशान करने लगता है, राजधानी यहाँ से वहां लेके चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पागल, रक्त पिपासु इसको बोलते हैं। इसलिए ना ये बात इसको बोलता है कि बदायूनी बोलता है कि अंततः ना लोगों को उसको छुटकारा मिला, लोगों को उससे। ठीक है, तो सीधा परीक्षा में आया है, आपसे पूछेगा कि किसकी उक्ति है, किसके लिए कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, कहता मोहम्मद तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह ना सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के ना शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर और बहराइच से सालार मसूद गाजी के मकबरे पर गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीर मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया और मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजुदन में शेख मुल्तान आदि के संतों के कब्र के मकबरे बनवाए। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक है जो इस सारे मजार पर गया और मजार के चारों तरफ से कवर करवाया, मतलब घिरवा दिया, वहां पे ना अच्छा से बनवा दिया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इस सारे मजार पे गया। ठीक है, अब पता है फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा में, जैसे उसका भाई मर गया तो इसको ना वहीं पे राजा बना दिया ठट्टा में। ठीक है, उसको अंतिम संस्कार कर दिया गया और इसको राजा बना दिया गया। 20 मई 1351 को हुआ। पुनः फिर फिरोज दिल्ली में आया ना, तो इसका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। तो दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ठीक है,
2 बार राज्याभिषेक हुआ था। दिल्ली दिल्ली अभी पढ़ रहे हैं ना आप गुलाम वंश में, तो वो गुलाम वंश में ये है, वो उधर जाइएगा आगे बढ़िएगा तो औरंगजेब का है, ठीक है, जिसका ना 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। ऐसे बहुत सारा है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन इसको आपको याद रखना, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का एक बार ठट्टा में हुआ राज्याभिषेक, और एक बार दिल्ली में आएगा तब होगा, ऐसा फिर एक बार लोधी में भी होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक पहले इसका राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ क्योंकि उसका भाई मर गया उसी समय, ठीक है। फिर दिल्ली में आया तो दिल्ली में धूमधाम से हुआ, ठीक है। कहता खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिन की ना उपाधि दिया गया, ठीक है। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में ना 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। अब आपको पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो 24 कष्टदायक करों को ना बंद कर दिया? फिरोज शाह तुगलक। और मात्र ना 4 कर लगाया था। कौन कौन 4 कर है देखिए, खराज, खौफ्स, जजिया, जकात, इन 4 कर लगाया, आप बाकी सबको बंद कर दिया, ठीक है। तो आपको पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो जनता को ना सभी प्रकार के करों से ना मुक्त कर दिया? तो ये फिरोज शाह तुगलक। आज 4 कर लगाया, तो 4 कर लगाया है। खराज मतलब लगान, खुम्स मतलब लूट का धन में, उसके बाद जजिया और जकात, ठीक है। फिरोज तुगलक ब्राह्मण पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मण पर जजिया कर कौन लगाया? फिरोज तुगलक। यानी ब्राह्मण पर फिरोज तुगलक जजिया कर लगा दिया, यानी उससे भी टैक्स लेगा, ठीक है। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर लगाया जी, उपज का ना 1/10 था। तो अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि सिंचाई कर कौन लगाया? फिरोज तुगलक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नगरों का निर्माण करवाया, ठीक है, बड़ा बड़ा नगर बनवाया, ठीक है। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, ठीक है, जिसमें हिसार है, फिरोजाबाद है जो दिल्ली के नजदीक है, उसका फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख है। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित कर लिया, ठीक है। यानी एक वो मेरठ में था अशोक और एक वो खिजाबाद में था, वहां से लिया है अशोक का स्तंभ दिल्ली में रखवा दिया, ठीक है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया जिसको कहते दीवाने खैरात। तो आपको पूछेगा दीवाने खैरात का संबंध किससे है? फिरोज शाह तुगलक से। किस लिए बनाया था? गरीब के लिए, महिला के लिए, असहाय स्त्री के लिए, ठीक है, कि उसमें रहेगी, अपना खाएगी पिएगी, ठीक है। तो दीवाने खैरात बनाया था गरीबों के लिए, ठीक है। तो पूछेगा दीवाने खैरात कौन बनाया? तो ये अच्छा भी काम किया, ठीक है। किसके लिए बनवाया बता ही दिए। अब आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या ना 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय में था। तो अब आपको कहेगा कि सबसे बड़ा गुलाम की संख्या, सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या किसके समय में थी? फिरोज शाह तुगलक के समय। यानी दिल्ली सल्तनत का वो राजा जिसके पास गुलाम बहुत थे, ठीक है, गुलाम बहुत थे, तो वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। हाँ, सबसे अधिक दास इसके पास था फिरोज शाह तुगलक, इसलिए इसको जाना जाता है। दासों की देखभाल के लिए ना फिरोज शाह एक नया दीवान है बंदगान की स्थापना किया, यानी दासों की देखभाल के लिए। तो अब एक और बात पूछेगा कि दीवाने बंदगान की स्थापना कौन करवाया? दीवाने बंदगान का संबंध किससे है? दासों के देखभाल करने से, दासों के देखभाल करने से। उधर दीवाने खैरात बनाया गरीब के लिए, स्त्री के लिए, महिला के लिए, ठीक है। और अब दास के लिए बनाया दीवाने बंदगान, ठीक है। इसने सैन्य पदों को वंशावली बना दिया। अपनी आत्मकथा फतवाते फिरोज शाही की रचना की, माने की किताब का नाम उसका आत्मकथा फतवाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। आगे बढ़ते। इसने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज को अफीम को ना अपना संरक्षण प्रदान किया, यानी जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज इसके शासन काल में ना रहते थे, ठीक है। इसने ज्वालामुखी के मंदिर के ना पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों को ना कुछ को फारसी में विद्वान अबाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवा दिया। यानी कि ज्वालामुखी के मंदिर है ना, पुस्तकालय से ना किताब आया था, लूटा था, ठीक है, और उसमें जो किताब था ना अलग भाषा में था, उसको फारसी में अनुवाद करवा दिया, ठीक है, दलायते फिरोज शाही के नाम से, ठीक है। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए, जिसको ना अद्धा और भी कहते हैं। तो यहाँ से पूछेगा निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो चांदी और तांबा को मिक्स करके मिश्रण से अधिक मात्रा में सिक्के जारी करवाया था? है फिरोज शाह तुगलक, जिसका नाम है अद्धा और बिग। तो पूछेगा अद्धा और बिग कौन चलवाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक की मृत्यु ना सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान जहां तेलंगानी का मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मिर्जा से की जाती है तथा
सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला दुर्ग, यानी वही अभी फिरोज शाह कोटला मैदान है, ठीक है, ये सबसे पहले यही बनवाया था, ठीक है, फिरोज शाह कोटला, तो ये बनवाया कोटला फिरोज शाह दुर्ग, ठीक है, दुर्ग। अब उसी को फिरोज शाह कोटला मैदान कहते हैं जो दिल्ली में, ठीक है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, इसको चिन्ह लगाइए, परीक्षा में पूछेगा। तुगलक वंश के स्टार्ट किया गयासुद्दीन तुगलक, और अंतिम है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तथा तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर लिया था। आपको पहले ही बताया, ये क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछेगा कि तैमूर लंग दिल्ली पर कहीं आक्रमण किया, ये बात याद रखिए। 1398 परीक्षा पूछता है, तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। तैमूर लंग भारत पर कहीं आक्रमण किया 1398 में, और उस समय फिरोज शाह तुगलक के आखिरी वाला नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था, ठीक है। पता है नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुशसब यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर की स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, जौनपुर को स्वतंत्र कौन किया था? तो मलिक सरवर, यानी जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया मलिक सरवर, ठीक है। ये कौन था? एक हिजरा था, ठीक है। तो जौनपुर के संस्थापक कौन है? मलिक सरवर, ठीक है, यानी स्वतंत्र किया था, ठीक है। हालांकि जौनपुर तो बचाया था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन उसको पूरी तरह से स्वतंत्र किया था मलिक सरवर। तो ये प्रश्न बनता है, ठीक है। और मलिक सरवर के बारे में एक डिटेल्स कहीं लिखा हुआ है जिसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आपको छोटा टॉपिक बचेगा सैयद वंश के बारे में, देखते हैं और जानते हैं इसे क्या प्रश्न बनेगा। इसका जो कार्यकाल है 1414 से 1451, ठीक है। सबसे पहले देखिए सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो खरीज का। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खरीज का। सैयद वंश का संस्थापक खरीज का। परीक्षा पूछता है, याद रखिएगा सैयद वंश के संस्थापक के बारे में, ठीक है। खरीज का पता है, इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को न रैयत आला की उपाधि से ही खुश रखा, यानी सुल्तान का उपाधि नहीं लिया, ये लिया रैयत आला। पता खरीज का तैमूर लंग के सेनापति था, देख लीजिए ये खरीज का है ना, ये खरीज का तैमूर लंग के सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खरीज खां को मुल्तान, लाहौर और दिलावरपुर का शासन नियुक्त किया, यानी कि जब तैमूर लंग आक्रमण किया ना, तो भाई दिल्ली पर उधर राज कर लिया, ठीक है। तो जब वो वापस चल गया ना, तो ये खरीज खां को दे दिया सब, ठीक है। कौन दे दिया? मुल्तान दे दिया, लाहौर दे दिया, दिलावरपुर दे दिया, ठीक है। और साले ना ये उसको ना टैक्स देते रहेगा, ठीक है। पता खरीज खां नियमित रूप से तैमूर के ना पुत्र शाहरुख को ना कर भेजते रहा, कर माने टैक्स, ठीक है। खरीज खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हो गई। खरीज खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की और यही यहिया बिन अहमद सरिंदी को मुबारक शाह का संरक्षक प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही, इसको लिखे हैं यहिया बिन अहमद सरिंदी की पुस्तक का नाम है तारीख मुबारक शाही, लिखे हैं यहिया बिन सरिंदी में सैयद वंश के ना विषय में जानकारी मिलता है। अगर सैयद वंश के बारे में अधिक पढ़ना है तो तारीख मुबारक शाही पढ़िएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगा। आगे देखिए, कहते यमुना के किनारे में मुबारकाबाद की स्थापना ना मुबारक शाह ने किया। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था अलाउद्दीन आलम शाह, ये भी पूछता है, याद रखिए। सैयद वंश का अंतिम संस्थापक अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्ष तक रहा, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इसका जानकारी है, जिसमें आप खाली याद रखिए खरीज खां के बारे में संस्थापक, और तैमूर लंग यहाँ इसको दे दिया चलाने के लिए, ठीक है, और इसका अंतिम के बारे में, ठीक है। इसके बाद छोटा टॉपिक आपका लोधी वंश जान लेना है। लोधी वंश से क्या प्रश्न आता है हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। लोधी वंश का कार्यकाल बोले तो 1451 से 1526 है, ठीक है। तो देखिए लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, प्रश्न बनता है, इसको चिन्ह लगाइए। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी, वह ना 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी, उसका ना उपाधि है बहलोल शाह गाजी की उपाधि से ना दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय ना बहलोल लोधी को जाता है, यानी कि अफगान अब राज करेगा दिल्ली पर, ठीक है। और उसका संस्थापक है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के चलाया, परीक्षा पूछेगा बहलोल सिक्का कौन चलवाया? उसी के नाम से आराम से नोट ले लीजिएगा। वो अपने सरदारों को ना मकसद अली कहकर पुकारता था, मतलब उसका जो भी सरदार था ना उसको बोलता था मकसद अली। वो अपने सरदार के खड़े रहने पर ना स्वयं खड़ा रहता था, यानी कि वो सरदार का ना इज्जत करता था, इज्जत समझ रहा है ना, रेस्पेक्ट। अगर सरदार खड़ा है तो वो भी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो ऐसा राजा था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खान 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, यानी बहलोल लोधी के बाद आ गया और बेटवा, उसका नाम है सुल्तान सिकंदर शाह, इसका पूरा नाम होगा, ठीक है। उसका नाम है सिकंदर लोधी, लेकिन सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से ना दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना किया। ये प्रश्न पूछा है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है? कहिया। और ऐसे ही पूछेगा आगरा शहर के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश, ठीक है, याद रहेगा ना, लोधी वंश, लोधी वंश क्या है ना।
तो कहूं से घुमा कर पूछे, आपको समझ लेना, लोधी वंश के आगरा के सर स्थापना किया, ठीक है, सिकंदर लोधी। अब दिल्ली से ना राजधानी लेकर आ जाएगा आगरा, ठीक है। भूमि के लिए ना माप के प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी की प्रचलन सिकंदर लोधी किया, यानी कि ना भूमि को मापेगा, मापने का व्यवस्था जिसका नाम है गज सिकंदरी। तब पूछेगा कि गज सिकंदरी का प्रारंभ किसने किया? एक प्रश्न पूछा है आपसे, पूछेगा गज सिकंदरी के बारे में, याद रखिए भूमि पर मापने की पैमाना है, ठीक है। गुरमुखी शीर्षक से ना फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। तो ये भी पूछेगा, गुरमुखी पूछा भी है कि गुरमुखी शीर्षक से कविता का संग्रह कौन करता था? हाँ, यानी उसका टाइटल होता था, शीर्षक होता गुरमुखी, ठीक है, और उसी से ना वो कविता लिखता था। और ये व्यक्ति है लोधी वंश का सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। अभी आपको याद रखना है, अब राजधानी कहाँ आ गया? आगरा। इसने आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का ना फारसी में अनुवाद सिकंदरे फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया गया, यानी कि जितना भी संस्कृत में आयुर्वेद का पुस्तक था ना, उसको ना अभी फारसी में अनुवाद करवा देगा, जिसका नाम है फरहंगे सिकंदरी। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की ना मूर्ति को तोड़कर उसके ना टुकड़ों को ना कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया। यानी कि एक मंदिर है ज्वालामुखी, उसमें जो मूर्ति है ना उसको टुकड़ी टुकड़ी कर दिया और कसाई को मांस तौलने के लिए दे दिया, ठीक है। तथा इस मुसलमानों को ना जजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को ना पीरों और संतों के ना बाजार पर जाने से ना प्रतिबंध लगा दिया कि अब जजिया नहीं निकालना है। तो ये प्रश्न पूछता है, किसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों और मजारों के दरबार पर जाने से मना कर दिया? तो सिकंदर लोधी। अब तजिया निकालने से मना कर दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 23 नवंबर 1517 को हो गया। तो आप 1517 को हो गया था। परीक्षा में पूछता है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा राजा था जो गले की बीमारी के कारण मर गया? सिकंदर लोधी। इसी दिन उसका पुत्र था इब्राहिम, उपाधि लिया इब्राहिम शाह की, और गद्दी पर बैठा और आगरा का ना सिंहासन पर वो राज किया, ठीक है। सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तान में सिकंदर लोधी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों पर ना मुख्य रूप से होली पर ना भाग लेता था। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा दिल्ली के सल्तनत का राजा था जो हिंदुओं के त्योहार में ना शामिल होता था? तो ये है, हाँ याद रखिए, सिकंदर लोधी उसमें शामिल होता था, ठीक है। सिकंदर लोधी उसमें शामिल होता था होली में। ये प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। ये शायद आपको पूछा है शायद दिल्ली पुलिस में, ठीक है। दिल्ली की मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भोइया 1505 में किया था। एक मंदिर का नाम है मोट मस्जिद, ठीक है। तो मियां भोइया 1505 में इसकी स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रमुख युद्ध हुआ था। ये पूछता है, ठीक है, कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? हाँ, तो याद रखिए डेट के साथ परीक्षा पूछता है पानीपत का युद्ध, ठीक है। एक तरफ है इब्राहिम लोधी, एक तरफ है बाबर जीत जाएगा, इब्राहिम लोधी हार जाएगा, इसी में वो मर जाएगा, ठीक है। कहता इस युद्ध में वो मारा गया, कौन? इब्राहिम लोधी। तो पानीपत के युद्ध ना जितना भी एग्जाम बैठेगा इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, याद रखिए, ठीक है। कहता बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने दिया था। यानी कि ये पंजाब के एक राजा है जिसका नाम है दौलत खान लोधी, और इसका एक चचा है आलम खान। ये ना बुलाया था बाबर को कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ में आया। इस तरह से जो भी डिटेल्स आपके सामने रखे, यहाँ से प्रश्न बनता है और बना है और आपसे भी बनेगा, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट बनेगा सल्तनत कालीन व्यवस्था ना, जिसको हम एक अगले वीडियो में देखेंगे, आप पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था की क्या पद्धति थी और यहाँ से आपके लिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, ठीक है।